हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 23 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे पूछा था नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसको एनटीपीसी बोलते हैं, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी। जिन लोगों ने भी 1975 आंसर दिया है उन सभी के आंसर सही हैं। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इस टाइम पर इसके चेयरपर्सन है गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह, ये इसके चेयरपर्सन है। आप किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए जा रहे हो, मेरी इस किताब की मदद से आप पीवाईक्यूज पूरे कवर कर सकते हैं जीएस के। इस किताब में मैंने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज की एसएससी में भी कौन से एग्जाम में, जैसे कि सीजीएल में, सीएचएसएल में और आपका सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, हर एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और एग्जाम वाइज क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर दिया गया है। इस किताब में करीब 9000 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है इस किताब में, वो भी सॉल्यूशन और टीचर्स पैटर्न पर आधारित है। इस किताब का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल में नए चेयरपर्सन के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं जस्टिस मदन लोकुर। और मदन लोकुर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थे। पहले साल 2018 में रिटायर हो गए थे। उसके बाद 2019 में इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी में जज के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। ये पहले ऐसे भारतीय जज हैं जिनको किसी दूसरे देश की सुप्रीम कोर्ट में भी जज के रूप में अपॉइंट किया गया था। और अब यूनाइटेड नेशंस की एक काउंसिल है जो कि इंटरनल जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंटरनली अगर कोई डिस्प्यूट होते हैं तो उन्हें सुलझाने का काम ये काउंसिल करती है। तो अब इसके चेयरपर्सन होंगे मदन लोकुर। हाल ही में मिस इंडिया यूएस 2024 टाइटल किसने जीता है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये भारतीय मूल की अमरीकी हैं। इनका नाम है कैटलिन सेंड्रा नील। क्या नाम है? कैटलिन सेंड्रा नील। केवल 19 साल की हैं और इस बार ये टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है। इसके अलावा दो और कैटेगरी भी थी। दूसरी कैटेगरी थी मिसेस इंडिया यूएस। क्या बोलते हैं इसे? मिसेस इंडिया यूएस। तो इसको जीता है भारतीय मूल की संस्कृति शर्मा ने। और जो तीसरा टाइटल था वो था मिस टीन इंडिया यूएस। यहां पर मैं लिख देता हूं मिस टीन इंडिया यूएस। ठीक है। तो ये वाला जो टाइटल है ये जीता है अर्शिता खतपालिया ने। खतपालिया। ठीक है। और इन सब के नाम पूरे एक लिस्ट फॉर्मेट में टेबल बनाकर पीडीएफ में मैंने दे दिए हैं। तो पीडीएफ पढ़ते टाइम ध्यान से एक बार इसे रीड आउट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस हर वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? तो हाल ही में ये दिवस हम लोगों ने मनाया है 22 दिसंबर को। कल के दिन ये दिवस मनाया गया। इस बार 2024 की थीम रही मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। आपको पता है राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है? भारतीय मैथ्स जीनियस श्रीनिवास रामानुजम के बर्थडे में उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया जाता है। और 22 दिसंबर उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसी वजह से हर साल इसे मनाकर उन्हें ट्रिब्यूट दिया जाता है। रामानुजन वो शख्सियत थे जिन्होंने दुनिया को 3500 से ज्यादा फॉर्मूले दिए हैं गणित के, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पहली बार इस दिवस को मनाया गया था साल 2012 में। उस टाइम पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उन्हीं के द्वारा इस दिवस का अनाउंसमेंट पहली बार किया गया था। ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिससे भारत सरकार ने $350 मिलियन का लोन पैक्ट असाइन किया है? इस पैसे की मदद से भारत में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। लॉजिस्टिक्स सेक्टर का मतलब यह है कि जब ट्रेडिंग करी जाती है, मतलब व्यापार आप एक से दूसरी जगह करते हो, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए आप कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपने एक्सपोर्ट करी, तो ये कहाँ से जाएगी, मतलब कौन से पोर्ट से जाएगी? मान लेते हैं कांदला पोर्ट से जा रही है गुजरात के। तो जो कांदला पोर्ट में जाकर आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा दिखाई देता है, जहां पर हजारों लाखों कंटेनर्स आपको दिखाई देंगे, शिप आते हैं, वहीं पर लोडिंग और अनलोडिंग होती है, सारी चीजें जहां पर होती हैं वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है लॉजिस्टिक। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में ये लोन पैक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत सरकार ने साइन किया है। एडीबी से $350 मिलियन का लोन मिलेगा भारत सरकार को। और $350 मिलियन का मतलब इंडियन रुपीज में होगा करीब 3000 करोड़ का लोन है। यह भारतीय आईएनआर करेंसी की मैं आपको बात बता रहा हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला और इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट हैं
मसात्सुगु असाकावा। इसके अगले प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर दिए गए हैं। ये है मसातो कांडा। क्या नाम है? मसातो कांडा। लगभग हर एक 2 दिन में मैं आपको इनका नाम बताता रहता हूँ बार बार। उसका कारण ये है कि मसातो कांडा आने वाले 24 फरवरी से एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और जब तक इनका अपॉइंटमेंट हो उससे पहले ही आपको इनका नाम रट जाए, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर में ये क्वेश्चन 100% रखा हुआ है आप में से किसी की भी शिफ्ट में। ये कौन सा देश है जिसको पहली बार 2025 में होने वाले आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप की होस्टशिप मिल गई है? तो ऐसा पहली बार होगा जब भारत में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आईएसएसएफ का मतलब है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। और अभी पर्टिकुलर डेट नहीं आई है, बस ये कंफर्मेशन हो गया है कि 2025 में भारत इसे होस्ट कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली साल के सेकेंड हाफ में, मतलब जुलाई से दिसंबर के बीच में किसी भी महीने में ये आयोजित हो सकते हैं। अगले 2 से 3 महीने में इनकी डेट्स भी आ जाएंगी। टाटा पावर ने कौन सी बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इस बैंक की मदद से लोगों को ये लोन देने का काम करेंगे? ऐसे लोग जो कि अपने घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना चाहते हैं, तो उनको इस बैंक से अब लोन मिल जाएगा आसानी से। तो ये बैंक है कैनरा बैंक। तो देखिए है क्या, टाटा के ये रूफटॉप सोलर पैनल्स आते हैं। आज की डेट में लोग बहुत तेजी के साथ इसे अडॉप्ट करते जा रहे हैं और अच्छी चीज़ भी है। रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड है। आप इसे अपने घर पे लगा लेते हैं तो आपको अलग से बिजली का पैसा भी नहीं देना पड़ता है। ऑटोमेटिकली ये दिन भर चार्ज होता रहता है और उसके बाद आपके घर पे बिजली आती रहती है। इतना ही नहीं, अगर आप पूरी आपूर्ति ना कर पाए, मतलब जैसे मान लीजिए कि जितनी बिजली का उत्पादन हुआ उतना अगर आप पूरे महीने में यूज नहीं कर पाए, तो बाकी बची हुई जो यूनिट होती है वो आप सरकार को बेच के पैसे भी ले सकते हैं सरकार से। तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर ने यह पैक्ट कैनरा बैंक के साथ साइन किया है। अब देखिए है क्या कि अगर आपका घर है, आप अपने घर के लिए मैक्सिमम 3 किलोवाट में आपका हो जाएगा। तो 3 किलोवाट के लिए अगर आप सोलर पैनल लेते हो तो इसकी कीमत 2 लाख तक आती है। तो 2 लाख के लिए आप लोन ले सकते हो कैनरा बैंक से। इसमें आपको 10 साल तक के लिए लोन मिल जाएगा 2 लाख का। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% लगेगा। अगर आप कॉमर्शियल पर्पज से ले रहे हो तो फिर 3 से लेकर 10 किलोवाट तक का आपको जरूरत पड़ सकती है। अब इस केस में जो अभी तक घर के लिए अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 7% ब्याज लगता था, तो इसमें लगेगा 10% ब्याज। ठीक है। और ये भी आप 10 साल के लिए करा सकते हो लोन। तो दोनों कैटेगरी में है। आप अपने पर्सनल कैटेगरी में भी ले सकते हो और या फिर कॉमर्शियल पर्पस से है, आपका कोई कारखाना वगैरह है तो उसको चलाने के लिए भी दोनों तरीके से आप ऑप्शंस को अडॉप्ट कर सकते हो। कैनरा बैंक की स्थापना सन 1906 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे सत्यनारायण राजू। आईडीएफसी बैंक बहुत नया बैंक है। 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है वी वैद्यनाथन। एक्सिस बैंक 1993 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके चेयरपर्सन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। हर बैंक लोन दे या ना दे, लेकिन क्रेडिट कार्ड हमेशा देने को तैयार रहता है। इसका कारण यह है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है। क्रेडिट कार्ड से मान लीजिए आपने पैसा खर्च किया, ये पैसा अगर आप बैंक को टाइम पे नहीं दे पाते हो 45 दिन के अंदर, तो उसके बाद इस पर 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है एनुअली। मतलब 30% का मतलब आप ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये कोई सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके खिलाफ 16 साल पहले एक अर्जी डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। 16 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब यह वर्डिक्ट दिया है कि यह पूरे तरीके से गलत है और बैंक 30% इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। तो यह फैसला फाइनली सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दे दिया गया है। साथ ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह गाइडलाइन भी जारी करी गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके अगेंस्ट कोई भी कैप नहीं जारी कर सकते हैं। तो अब अल्टीमेटली बैंकों को जो क्रेडिट कार्ड पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे कम करना होगा। अब ये कितना कम करेंगे, ये आने वाले समय में अपडेट मिल जाएगी। इस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना। आप जानते हैं ये भारत के कौन से सीजीआई हैं? 51 में 51st सीजीआई हैं। इन्होंने हाल ही में डी वाई चंद्रचूड़ को सक्सीड किया था। नितिन गडकरी आप लोग जानते ही हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा भारत का पहला
बायो बिटमिन बेस्ड नेशनल हाईवे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन NH 44 में किया गया है और ये पड़ता है मानसर में। ये मानसर आप हरियाणा वाला मत समझना, वो मानेसर है, ये मानसर है। और ये पड़ता है नागपुर में, महाराष्ट्र में। तो इस हाईवे में पहला बायो बिटमिन बेस्ड नेशनल हाईवे स्ट्रेच बनाया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बायो बिटमिन होता क्या है? देखिए, बिटमिन उस पदार्थ को बोलते हैं जो कि क्रूड ऑयल से निकलता है और काला चिपचिपा पदार्थ होता है। इसको रोड बनाने के लिए बाइंडिंग पर्पस से यूज किया जाता है। रोड जैसे कंक्रीट से बनती है ना, गिट्टी हो गई और ईंटों का चूरा हो गया, उसको मिलाकर बनती है ना, तो उसको जो बाइंड करने का काम करता है, आपस में चिपकाने का काम करता है, फिक्स करने का काम करता है, वही बिटमिन कहलाता है। ठीक है, टार एक अलग चीज होती है, बिटमिन अलग चीज है। ये क्रूड ऑयल से मिलता है। अब अभी तक जो बिटमिन बनता था वो बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करता था। आपने कई बार देखा होगा जहां पर रोड वगैरह बनती है तो उसे गर्म किया जाता है, डामर को, तो उससे देखते हो आप कितना काला धुआं निकलता है। तो यहाँ पर बायो बिटमिन का मतलब यह है कि ये रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाया गया है, इसमें क्रूड ऑयल का यूज नहीं किया गया है इस बिटमिन में। तो ये कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय पर इस टेक्नोलॉजी की मदद से रोडें बनाई जाएंगी जिससे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। भारत सरकार 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने का टारगेट लेकर चल रही है। ये कौन है जिन्होंने 67वें शूटिंग नेशनल्स में 3 गोल्ड जीते हैं विमेंस एयर पिस्टल इवेंट में? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये हरियाणा की खिलाड़ी हैं, सुरुचि फोगाट, और टीनेजर हैं अभी ये, और इन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं विमेंस एयर पिस्टल इवेंट में। इस बार के जो 67वें शूटिंग नेशनल्स आयोजित किए गए, ये तुगलकाबाद में आयोजित किए गए हैं और ये केवल 13 साल की हैं, सुरुचि फोगाट। इससे पहले भी ये जूनियर इवेंट्स में कई गोल्ड जीत चुकी हैं, सिल्वर और ब्रोंज भी जीत चुकी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए, ये 3 गोल्ड इन्होंने कौन कौन सी कैटेगरी में जीते हैं? एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने जीता है, पहला। दूसरा इन्होंने यूथ कैटेगरी में जीता है और तीसरा जो है वो इन्होंने जूनियर्स कैटेगरी में जीता है। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स जो हैं, इन पर जीएसटी घटाकर कितना कर दिया गया है? पहले तो आप ये जान लो फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स होते क्या है। एक होता है नॉर्मल चावल, ठीक है। दूसरा ऐसा चावल होता है जिसको विटामिन और मिनरल से ट्रीट किया जाता है। मतलब चावलों के ऊपर आप बोल सकते हो विटामिन और मिनरल्स डाले जाते हैं, ठीक है, जिससे कि ये चावल खाने से लोगों में न्यूट्रिशन की कमी ना हो। क्योंकि यही जो चावल है ये आगे चलकर जनता तक पहुंचते हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे है। और अगर जनता को अनाज मिल रहा है तो ऐसा अनाज ना मिले जो कि न्यूट्रिशन बेस्ड ना हो, तो न्यूट्रिशन वाला ही अनाज मिले जिससे कि कुपोषण का शिकार ना होने पाए बच्चे। तो इस तरीके के जो चावल होते हैं इनको फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स बोलते हैं। तो इन पर अभी तक जीएसटी 18% लगता था, अब इसको घटाकर 5% कर दिया गया है। और इस बार जो जीएसटी की मीटिंग हुई है, ये 55वीं जीएसटी काउंसिल हुई है। ये कहाँ पर हुई है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित करी गई और इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमन के द्वारा करी गई। वहीं पर यह फैसला लिया गया। जीएसटी के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल है 279A। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में पहली बार ये साल 2017 में अप्लाई किया गया था। कितने ऐसे रेलवे अधिकारी हैं जिनको रेलवे के 69th अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? तो इस बार टोटल अगर बात करी जाए तो 101 रेलवे अधिकारियों को पूरे भारत के सम्मानित किया गया है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से। और ये जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं, ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं अश्वनी वैष्णव के द्वारा। इसके अलावा अगर ट्रॉफियों की बात करी जाए तो रेलवे के जो जोन्स हैं उनको टोटल 22 ट्रॉफी शील्ड भी प्रदान करी गई हैं। और भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं रेलवे के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? अगर पता है तो बताइए। यूनेस्को के द्वारा उड़ीसा के कितने ऐसे गांव हैं जिनको सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया है? तो टोटल 26 गांवों को उड़ीसा के यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। इसका मतलब यह है कि ये ऐसे गांव हैं जो कि 24/7 अगर सुनामी आती है तो उसके लिए तैयार हैं हर तरीके से। फिर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर यहाँ के लोग हों। यहाँ के लोगों को भी प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी गई है कि अगर किसी भी तरीके की सुनामी आती है तो वो जल्द से जल्द अपने घरों को खाली करके कैसे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है कि वो जो अपने घर कोस्टल एरिया के पास हैं वो बहुत ही हल्के बनाएं।
ऐसा नहीं कि बहुत भारी बना लें और जिसकी वजह से फिर सुनामी आए तो उनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे लोग हमेशा विस्थापन के लिए तैयार रहते हैं और हल्के घरों में रहते हैं। जापान में बहुत सारे एरियाज़ में इसी तरीके की पद्धतियों से आए दिन जापानीज़ निपटते रहते हैं। और उड़ीसा में इस टाइम पर बीजेपी की सरकार आ गई है। अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। नए मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ध्यान रखिएगा बुधवार को, वेडनेसडे को, मतलब परसों के दिन 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, मतलब 2024 के कंप्लीट करंट अफेयर की मैराथन लेकर आ रहा हूं यूट्यूब पर। सुबह 10 बजे मैराथन स्टार्ट हो जाएगी, तो देखना मत भूलिएगा। हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है 2025 का आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, 2024 के ही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। विंटर ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। साल का आखिरी विंटर ऑफर चल रहा है। सेफ 50 कोड लगाकर आप मेरे जीएसजी के फाउंडेशन बैच में फी को बिल्कुल आधा कर सकते हैं इस समय पे। जीएसजी के फाउंडेशन बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे डायरेक्टली क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं मेरा बैच, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, ये सब कुछ आपको एक पैकेज के फॉर्मेट में मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एनटीपीसी का भी स्पेशल बैच आप अवेल कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर बैचेस भी अवेल कर सकते हैं। इन सारे बैचेस के डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे भी जाकर आप इन बैचेस को परचेज कर सकते हैं प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन में। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आपको बताना है ये कौन सा ग्लास या कांच है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाने का काम करता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई भी स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 क्वेश्चन कवर करके जाता है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट सिर्फ एवरेज ही रह जाते हैं, क्योंकि जो एग्जाम निकालने वाले स्टूडेंट हैं उनको एक तरीके से सिस्टमैटिक फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन कवर करने होते हैं। जैसे कि कम से कम पिछले 3 से 5 सालों के पीवाईक्यूज आपको कवर करने होंगे। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पिछले कितने सालों में और कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये किताब मैंने लॉन्च करी हुई है अपनी 2 साल की मेहनत के बाद। इस किताब में आप देख सकते हो 8900 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं। साथ में आप ये भी देखिए कि मैंने यहां पर ये भी आपको बताया है इस किताब में कि किस टॉपिक से किस डेट में एसएससी के किस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और वो हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। करीब 9000 क्वेश्चन की वजह से इस किताब का आप वेट भी देख पा रहे हो, काफी ज्यादा है। लेकिन हाँ, आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर आपको कोई भी वनडे एग्जाम निकालना है तो आपको पिछले 5 से 10 सालों के पीवाईक्यूज कवर करके जाने होंगे। मेरा आपसे वादा ही नहीं, दावा भी है, अगर आप मेरी इस किताब को लेकर कवर कर लेते हो इसके एमसीक्यूज, तो जीएस में आप जाके कोई भी एग्जाम दीजिए, आप हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और वो भी अच्छे मार्क्स से करेंगे। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट अमेज़न पे जाके आप पहले इस किताब का रिव्यू भी देख सकते हैं और साथ में इस किताब के सैंपल पेजेस भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस किताब को अरेंज किया हुआ। तो आज ही इस किताब को अमेज़न से ऑर्डर करें और अपनी तैयारी पूरी